हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लास 12th बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। आप सबको पता है 3 से 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स बनाते होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो इस चैप्टर के जो ये नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इनमें मैंने हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर कर रखी है। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की। और मैंने इनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की हुई है जो एनटीए लगातार पूछता आया है, जो एक्स्ट्रा वो पूछता है वो मैंने नोट्स में कवर की हुई है। सो नो नीड टू गो हेयर एंड देयर, रीड from this book or from another book. Just go through these notes. This is sufficient for NEET as well as for class 12th boards. So I hope आपको समझ आ गया होगा. So let's start. सो जो हमारा ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, टोटल 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन के केस में कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट इवेंट होता है वो होता है गेमीटोजेनेसिस। आप एनसीईआरटी खोलेंगे, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस इज़, आपको सबको पता होगा, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, गेमीट्स का फॉर्मेशन होना। गेमीट्स का फॉर्मेशन होना क्या होता है? गेमीटोजेनेसिस। सॉरी, इस पर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, पर आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। गेमीट्स का फॉर्मेशन होना होता है गेमीटोजेनेसिस। अब आप सबको पता है कि मेल के केस में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। फीमेल्स के केस में क्या बनते हैं? ओवम्स बनते हैं। फीमेल केस में ओवम्स बनते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स को ही क्या बोलते हैं? गेमीटोजेनेसिस। यही फर्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्टिव फेज़ में ह्यूमंस की। सेकंड है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन क्या होता है भाई? इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनाइटल पार्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स का पहुंचना क्या होता है? इंसेमिनेशन। स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होना फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब जो हमारे पास ये जो होते हैं गेमीट्स, इनकी फ्यूजन से ही तो फर्टिलाइजेशन होगी। जो गेमीट्स हैं इनको पास में तो आने पड़ेगा फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वही होता है इंसेमिनेशन में, ट्रांसफ़र होता है स्पर्म्स का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब हमारे पास है थर्ड चीज़ आती है वो है फर्टिलाइजेशन। अब भाई आपके जो स्पर्म्स है मेल का जो और मेल के गेमीट्स हैं वो फीमेल के गेमीट्स के पास पहुंच गए, ट्रांसफ़र तो हो गए। अब ट्रांसफ़र हो गए, अब क्या होगी? फर्टिलाइजेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन होती है फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट्स फिर द फीमेल गेमीट। इन दोनों का फ्यूजन क्या एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है ना, जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तब एक जाइगोट प्रोड्यूस होगा। ये भी हैप्लॉइड होगा गेमीट, और ये 2 एंड जाइगोट को फॉर्म करेगा। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अच्छा, पहले ज़रा इसको साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा गंदा हो गया। फटाफट हो जा फटाफट हो जा। हाँ, अब हमारे पास 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, और 4th स्टेप है फर्टिलाइजेशन। हो गया। सबसे पहले क्या बताया? गेमीटोजेनेसिस। यहीं पे याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलो। फर्स्ट स्टेप क्या है? गेमीटोजेनेसिस। सेकंड स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन हो गया। थर्ड स्टेप उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। अब 4th स्टेप क्या है? अब भाई जाइगोट बन गया, अब उसकी क्या होगी? फीमेल में इम्प्लांटेशन। 4th स्टेप क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो तुम्हारा वो बना है, जाइगोट बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे चैप्टर के साथ। सो जो अब तुम ऐसे समझ लो कि जो जाइगोट जो बना है अब वो इम्प्लांट होगा किस में? यूट्राइन वॉल के साथ। जो यूट्रस होता है फीमेल्स में, जब हम फीमेल्स का हम वो पढ़ेंगे ना, उनके फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब तुम्हें पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि इम्प्लांटेशन में यूट्रस में क्या बोल रही हूँ। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है यूट्रस, उसमें क्या होगा? इम्प्लांट हो जाएगा तुम्हारा ये जो जाइगोट बना है, वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। 9 मंथ्स तक ये वही इम्प्लांटेड जो रहता है ना, वो वहाँ पे अब उसकी क्या होगी? इम्प्लांटेशन होगी जाइगोट की। कहाँ पे होगी? यूट्राइन वॉल में। कहाँ होगी? यूट्राइन वॉल में। और अब तुम्हारी इम्प्लांटेशन तो होगी। अब 5th स्टेप क्या होता है?
फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास गेस्टेशन। अभी गेस्टेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब तुम्हारा जो एम्ब्रियो बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, तो एम्ब्रियो जो बना है अब वो डेवलप होगा, अब वो बड़ा होगा, बड़ा तो होता ही है ना, सबको पता है। जो एम्ब्रियो अब वो बड़ा होगा, उसके डिजिट्स आएंगे, लिम्स आएंगे, उसके हाथ पैर हेयर सब उसका बनेगा, तो वो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, गेस्टेशन। जब तक मतलब जैसे ही तुम्हारी इम्प्लांटेशन होगी उसके बाद तुम्हारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया, गेस्टेशन पीरियड। वो तब तक रहता है जब तक पार्चुरेशन ना हो जाए, जब तक बेबी बाहर ना आ जाए, तब तक कौन सा पीरियड रहता है, गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अब तुम्हारा फिफ्थ स्टेप भी हो गया गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन बोलते हैं इसको। जब तक बेबी बाहर ना आ जाए उस टाइम को क्या बोलते हैं, जैसे 9 मंथ्स बोलते हैं। ह्यूमन के केस में गेस्टेशन पीरियड कितना है, 9 मंथ्स है। लेकिन अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें, जो मैमल्स हैं उनमें सब में गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। ह्यूमंस के केस में ये 9 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स होता है नॉर्मल। ओके, अब फिफ्थ स्टेप तुम्हें पता लग गया। अब सिक्स स्टेप पे आते हैं। सिक्स स्टेप है पार्चुरेशन। सिक्स स्टेप इज़ पार्चुरेशन, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ द बेबी। सिक्स स्टेप इज़ द पार्चुरेशन, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बेबी बाहर आता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन स्टेप को बोलते हैं पार्चुरेशन। चलो इसको साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। जल्दी 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 हो जा, हो जा 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 जल्दी जल्दी। अब सबसे पहला रिपीट करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट स्टेप इज़ गेमीटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप इज़ गेमीटोजेनेसिस। सेकंड स्टेप इज़ insemination. third step is जल्दी fertilization. fourth step is इम्प्लांटेशन। जब मीट्स बन गए, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन भी हो गया भाई। अब क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप क्या है, गेस्टेशन। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। सिक्स स्टेप क्या है, सिक्स स्टेप है हमारे पास पार्चुरेशन, गेमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन पीरियड, देन पार्चुरेशन। सो आई होप आप सबको ये सिक्स जो हमारे मेन जो इवेंट्स हैं जिनके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सब आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम प्रोसीड करते हैं फर्दर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो अगर ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, और अगर आपको ये चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी ये नोट्स, बिल्कुल फ्री में करवाऊँगी। आप बस कमेंट पे बता दीजिएगा कि आपको ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम है, ये क्या है, सबसे पहले जो हमारे जो मेल है ना उसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, पहले तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले क्या होती है, गेमीटोजेनेसिस। तो गेमीट्स कहाँ बनते हैं मेल के केस में, वो बनते हैं टेस्टिस में। सो जो ये तुम्हारे पास ऊपर है जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये है टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन। ये टेस्टिस का डायग्राम है। अब हम टेस्टिस के पार्ट्स को पढ़ेंगे कि टेस्टिस में क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है टेस्टिस के अंदर, कैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। सो सबसे पहले ये जो टेस्टिस है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। कौन सी लेयर, ट्यूनिका वेजिनैलिस। मैंने नंबरिंग भी की है, नंबर 1 ट्यूनिका वेजिनैलिस। सेकंड जो होती है, जैसे तुम्हारे जो कवरिंग्स होती है ना वैसे टेस्टिस की कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहली कवरिंग होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। सेकंड जो कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सेकंड कवरिंग को होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब तुम्हारी जो ये ट्यूनिका वेजिनैलिस है ना, ये इनकम्प्लीट लेयर होती है टेस्टिस की, ये कम्प्लीटली कवर नहीं करती टेस्टिस को, इनकम्प्लीट होती है। और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये अंदर होती है प्रेजेंट, ये है ना, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, एल्ब्यूजिनिया अंदर होती है। और सबसे अंदर होती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये ट्यूनिका वेस्कुलरिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को के साथ जो होती है वो होती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ईजी है लर्न करना, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ट्यूनिका तो तुम याद कर लो कि टेस्टिस से रिलेटेड है, और वेजिनैलिस, एल्ब्यूजिनिया और वेस्कुलरिस को लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ VAV। ये लर्न कर लो, VA और V, ये लर्न कर लो तो तुम्हें ये याद रह जाएगा इस ट्रिक की मदद से कि VAV होता है। सबसे पहले आएगी वेजिनैलिस, फिर आएगी एल्ब्यूजिनिया आएगी, फिर तुम्हारे पास आएगी वेस्कुलरिस।
विजिनैलिस, एल्ब्यूजिनिया, वेस्कुलरिस होगी। अच्छा, ये जो एल्ब्यूजिनिया है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 लॉब्स इन ईच टेस्टिस, ये फॉर्मेशन करती है तुम्हारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वो जगह होती है जहाँ पे तुम्हारी स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं वो जगह होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स होती हैं, हर एक टेस्टी के अंदर 250 होती हैं। तो 2 टेस्टिस होती है हमारे पास, है ना, 2 टेस्टिस होती है ना, तो हर एक टेस्टी के पास 240 लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, जिनके अंदर क्या बनती हैं, स्पर्म्स बनती हैं। सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इनको हम, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इनको हम। ये 1 से 3 होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने क्या बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स जो बनाया ना, ये जो लोब्यूल्स हैं तुम्हारे, ये किसने बनाए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने। अब ये सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की कवरिंग कौन करता है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये लोब्स के बिटवीन लोब्स प्रेजेंट होती हैं और ये 1 से 3 होती हैं। सैमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं, 1 से 3, हर 250 लोब्स होते हैं, हर एक लोब के अंदर 1 से 3 सैमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या पता लगा कि हर, जैसे 250 लोब्स हैं, एक लोब के अंदर 1 से 3 सैमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और 250 लोब्स हैं। तो तुम गिन सकते हो, मैथमेटिक्स तो इतना तो आता ही होगा कि 250 लोब्स के अंदर कितने सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, कितने ज़्यादा सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। 250 लोब्स हैं एक टेस्टिस में। अच्छा चलिए, अब टेस्टिस का पीछे आ जाते हैं। ये है कैप्यूट, ऊपर होता है तुम्हारा, ये होता है कैप्यूट। ऐसे कैप की तरह है ना, ऐसे याद कर लो, कैप की तरह है। ये जो डायग्राम है बहुत स्पेशल डायग्राम है, ये तुम्हें एनसीईआरटी पे नहीं मिलेगा। ये इजी वे है टेस्टिस को लर्न करने का। जैसे जब लास्ट का टाइम आता है, हम फटाफट रिवीजन करना होता है ना, तो ये उस टाइम के लिए बहुत हेल्प करता है। मेरी भी बहुत हेल्प की थी इसने, डायग्राम ने। फटाफट इसको ही पढ़ा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायग्राम ही सब कुछ क्लियर कर देता है, रिवाइज़ कर देता है। सो ये तुम लर्न कर सकते हो ऐसे। ये कैप्यूट की तरह होगा, जो ये वाला पार्ट हो गया कैप की तरह ना। तो एक पार्ट आ गया तुम्हारा ये जो अब तुम्हारा एपिडिडाइमिस है ना, पीछे तुम्हारा क्या आता है, ये एपिडिडाइमिस। अच्छा, एपिडिडाइमिस के ही पार्ट है तुम्हारे कैप्यूट, कॉर्पस और एक कॉर्डल जो है ना, ये कॉर्पस, कॉर्डल और कैप्यूट, ये तुम्हारे एपिडिडाइमिस के पार्ट है। ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। अब जो कैप्यूट है, ये कैप की तरह होता है ना ऐसे ऊपर, तो ये कैप्यूट बन गया। अब ये कॉर्पस है, ऐसे सर्कुलर है, यहाँ पे अंदर ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे एपिडिडाइमिस की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। सो ये क्या बन गया तुम्हारा, कॉर्पस बन गया। फिर ये ऐसे जा रही है, इकट्ठे हो गए यहाँ पे, मतलब ऐसे पाइप की तरह इकट्ठे हो गए ना, ऐसे यहाँ से जाएगी तुम्हारी स्पर्म्स, यहाँ से निकलेंगे ऐसे स्पर्म्स। तो ये बन गया कॉर्डल। तो ये एपिडिडाइमिस होता है पूरा, ये पूरा क्या है तुम्हारा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा तुम्हारा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के ये 3 पार्ट है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। एपिडिडाइमिस के ये 3 पार्ट है। कौन कौन पार्ट है, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डल। अच्छा, अब तुम्हें मैं बताती हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कैसे होता है। अब जो तुम्हारी स्पर्म्स है ना, वो सबसे पहले तुम्हारी बनती हैं सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखना, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कौन है, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये वाले जो ट्यूब्यूल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्म बनती हैं, क्या बनती है, स्पर्म बनती हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट है यहाँ सैमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये भी एस है, ये भी एस है, तो तुम इजीली लर्न कर लोगे। आई होप यू आर मोर इंटेलिजेंट, है ना। सो ये तुम्हारा आगे सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें बनेंगी स्पर्म्स। अब स्पर्म्स जो है वो बन गई ना। अब यहाँ से ये जो है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, ट्यूबुलाe रेक्टी। क्या है ये, ट्यूबुलाe रेक्टी। ये जो पार्ट है, ये से ट्यूब की तरह निकल रहा है ना सैमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ये कौन सा पार्ट हो गया, ट्यूबुलाe रेक्टी हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, ट्यूबुलाe रेक्टी। सो ये होते हैं तुम्हारे ट्यूबुलाe रेक्टी, ट्यूब की तरह निकल रहे हैं ना, देखो ध्यान से। ये तुम्हें लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, ट्यूबुलाe रेक्टी ईजिली लर्न हो जाएगा। ये ट्यूबुलाe रेक्टी हो गए। ट्यूबुलाe रेक्टी के बाद ये जो रीजन आ रहा है ना, ये जो रीजन आ रहा है, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। यहाँ पे सभी, ये देखो, ये सभी जो है यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पे इसका मतलब ये रेटी मतलब इकट्ठे हो गए, ये रेटी टेस्टिस। यहाँ पे जो है टेस्टिस हमारी इकट्ठी होगी अलग अलग सैमनीफेरस ट्यूब्यूल से आके, ट्यूबुलाe रेक्टी से आके यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठी हुई जिस रीजन में, उसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। यहाँ पे रेटी टेस्ट, अभी रेटी टेस्टिस के बाद फिर से तुम्हारी ये इन पाइप से निकली ना अलग अलग सेक्शंस में, इसको बोलते हैं, जो तुम्हारी ये अलग अलग निकली है ना,
इनको हम बोलते हैं वाज़ा फ्रंटिया। अब वाज़ा फ्रंटिया आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एपिडिडाइमिस। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एपिडिडाइमिस। रेटिटेस्टिस के बाद तुम्हारे आते हैं, ये देखो रेटिटेस्टिस आगे, अब रेटिटेस्टिस से स्पर्म यहाँ पे जाएंगी, स्पर्म्स यहाँ पे जाएंगी। अब यहाँ से ये जो निकल रहा है ना, इसको बोलते हैं वाज़ा फ्रंटिया, इसको बोलते हैं ये वाज़ा फ्रंटिया, वाज़ा फ्रंटिया बोलते हैं इसको। अब वाज़ा फ्रंटिया ही तुम्हारा आगे जाके ऐसे क्वाइल हो जाता है, ये सारे ऐसे आगे यहाँ पे ऐसे क्वाइल हो जाते हैं, क्वाइल्ड पार्ट होता है ये एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के तो तुम्हें मैंने बता दिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एपिडिडाइमिस को भी। अब 10 से 12 एपिडिडाइमिस होते हैं। कितने होते हैं वाज़ा फ्रंटिया, सॉरी वाज़ा फ्रंटिया कितना होता है, 10 से 12 वाज़ा फ्रंटिया होते हैं। रेटिटेस्टिस के बाद कितने निकलते हैं, 10 से 12 हमारे वाज़ा फ्रंटिया निकलते हैं। ईजिली हो गया, लर्न हो गया ना, यहीं पे लर्न करो मेरे साथ। क्या होगा, सबसे पहले सेमनिफरस ट्यूब्यूल आएगा, सेमनिफरस ट्यूब्यूल में बनी स्पर्म्स बन गई भाई। अब स्पर्म्स बन गई तो उसके बाद ये यहाँ से निकलेंगी ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी से निकली, रेटिटेस्टिस में पहुँच गई। रेटिटेस्टिस के बाद ये वाज़ा फ्रंटिया, वाज़ा फ्रंटी ने बना लिया आगे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद यहाँ से आ गई देखो वाज़ा फ्रंटिया। ई फ्रंटी मतलब एंटर, ई फ्रंटी मतलब अंदर, कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, ई से मतलब अंदर, ई से अंदर ऐसे एंटर, अंदर आना। तो अंदर क्या होगा, वाज़ा फ्रंटिया, ऐसे लर्न करो। अंदर क्या होगा, वाज़ा फ्रंटिया। वास्ट डिफरेंस, डिफरेंस मतलब जैसे डिफेंस है ना, डिफरेंस है ना तुम्हारा, जैसे तुम इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि डिफरेंस का मतलब है डिफेंस। डिफेंस कहाँ का होता है, बाहर होता है, हमारे घरों के अंदर आकर थोड़ी डिफेंड करते हैं हमें आर्मी, हमारे घरों से बाहर रह के भाई, हमसे दूर रह के वो हमें डिफेंड करते हैं। तो वैसे वाज़ा डिफरेंस को लर्न कर लो तुम कि ये बाहर की तरफ निकालता है, किसको, स्पर्म्स को। पता लग गया, ये तो दो में कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा ट्रिक बताई है कि तुम ऐसे लर्न कर सकते हो। जो वाज़ा फ्रंटी है वो अंदर होगा और जो वाज़ा डिफरेंस है वो बाहर की तरफ होगा। मतलब वाज़ा फ्रंटिया अंदर है जो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, और वाज़ डिफरेंस जो है वो बाहर की तरफ स्पर्म्स को लेके जा रहा है। मुझे थोड़ी इनमें कन्फ्यूज़न होती थी, तो आई होप, मुझे लगा कि तुम्हें भी होती होगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये ट्रिक बता दी, इसकी वजह से तुम इजीली लर्न कर सकते हो। सो ये तुम्हारे डायग्राम आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा ना। ये लेयर्स आ गई, फिर उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आ गए, फिर ये रेटिटेस्टिस आ गई, ट्यूबुलाई रेक्टी आ गई, वाज़ा फ्रंटी आ गया, एपिडिडाइमिस आ गया, एपिडिडाइमिस के पार्ट आ गए, ट्यूबुलाई रेक्टी पता लग गया, वाज़ा डिफरेंस पता लग गया, सब कवर कर रहा है तुम्हारा इतना सा ये डायग्राम। अच्छा, अब ये ना फ्लो ऑफ स्पर्म्स है, स्पर्म्स कैसे जाती हैं तो मैंने तुम्हें डायग्राम से बता दिया, लेकिन तुम यहाँ पे ट्रिक की मदद से भी लर्न कर सकते हो। 7 अप, क्या ट्रिक है, 7 अप। 7 अप तो भाई सबने भी होगी ना। 7 अप क्या होती है, ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्या पता तुम्हें पसंद हो। 7 अप, तो 7 अप से एस से तुम्हारा गया सेमनिफरस ट्यूब्यूल, कहाँ बनती है स्पर्म, सेमनिफरस ट्यूब्यूल पता लग गया। फिर तुम्हारा आ गया एपिडिडाइमिस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि एपिडिडाइमिस आ गया यहाँ पे, तो ये सब पार्ट्स, एक्चुअली इस जो ट्रिक है ना, इसने इसको और इसको कवर नहीं किया है, ये मैंने खुद लर्न किए थे। सो इसको तुम्हें भी लर्न करना ही पड़ेगा। ट्रिक सिर्फ तुम्हें ये वाले बताएगी कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस, सबको पता होता है। एपिडिडाइमिस से वाज़ डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगी। एन से तुम्हारा आ गया नथिंग, कुछ भी नहीं इसका मतलब। यू से तुम्हारा आ गया यूरेथ्रा, और पी से आ गया पेनिस। मतलब सबसे पहले स्पर्म्स सेमनिफरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस से वाज़ डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से जाएंगी तुम्हारी पेनिस में। पता लग गया। अच्छा, अब सबसे पहले सेमनिफरस ट्यूब्यूल है वो 1 से 3 होते हैं, 1 से 3 होते हैं, तो पहले ही बताया मैंने। फिर जाएंगे ट्यूबुलाई रेक्टी में, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, प्लीज़ कर लेना। ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद जाएंगे रेटिटेस्टिस में, फिर जाएंगे वाज़ा फ्रंटिया में, फिर जाएंगे एपिडिडाइमिस में। ये थोड़ा इन्होंने यहाँ से मैंने थोड़ा बना दिया ना कि सेमनिफरस एपिडिडाइमिस में चल जाएंगे, फिर वाज़ा डिफरेंस में। पर ये 3 जो है ना, ये स्टेप्स ये लर्न कर लेना, पूरे स्टेप वाइज लर्न करना। मैं नोट्स में लिखा हुआ है अच्छे से, तुम देख सकते हो मैंने कैसे लिखा। अच्छा, अब ये मेल एसेसरी डक्ट का मतलब है ये हेल्प करते हैं, पर इनका कोई मेन रोल नहीं होता। मतलब ये हेल्प करते हैं तुम्हारी रिप्रोडक्शन में, लेकिन इनका मेन रोल नहीं होता। रेटिटेस्टिस है एक मेल एसेसरी डक्ट, इज वाज़ा फ्रंटिया, एक एपिडिडाइमिस और एक वाज़ा डिफरेंस। ये चारों क्या है, मेल एसेसरी डक्ट हैं। चलिए, अब तुम्हारे पास आ जाती हूँ मैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमनिफरस ट्यूब्यूल। अच्छा, अब जो ये डायग्राम था ये पूरी टेस्टिस का था, पूरी टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन था। लेकिन हमारे पास जो अब ये आ रहा है ना,
ध्यान से देख लो। हमारे पास जो ये आ रहा है ना, थोड़ा इसमें ब्लर सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो मैं समझा दूँगी। जो ये है, अब ये हमारे पास सेमनीफरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। पहला वाला किसका था? टेस्टिस का। अब ये टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये उनका ट्रांसफर सेक्शन है। सो सेमनीफरस ट्यूब्यूल जो है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल है ना, इनका ट्रांसफर सेक्शन है ये। भाई इनके अंदर क्या होता है, चलो देखते हैं इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर एक खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या होती है इनके अंदर? खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब इसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स भी होते हैं इनके अंदर, जो क्या करते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, उसके अंदर होगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? जो स्पर्म्स को बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? जिससे स्पर्म्स बनती हैं भाई। स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म्स को बनाएगा, जिससे स्पर्म्स बनेंगी। अभी इन जो स्पर्मेटोगोनिया, इनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है? सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तुम्हें ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लर्न करना है नीट के लिए, वो है लेडिक सेल्स लर्न करना है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होता है वो लर्न करना है, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, वो लर्न करना है। लेडिक सेल्स लर्न करना है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होता है, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं वो करना है। अच्छा, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, नीट में इतना पूछा नहीं जाता, तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे ना। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कंटेन करती है भाई? क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में? जो खाली जगह, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है लेडिक सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल्स नीट में बड़ी बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है लेडिक सेल्स से भाई। सो लेडिक सेल्स होते हैं, प्लस ब्लड होता है, ब्लड तो भाई हो गई, प्लस लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, प्लस WBCs भी होते हैं तुम्हारे। ये तुम्हें लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल, इम्यूनो कॉम्पोनेंट सेल्स, जिनको हम WBC बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, ये तुम्हें यहीं बता दिया मैंने। लेडिक सेल्स, जो लेडिक सेल्स है ना, उनका दूसरा नाम ही क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो। क्या पता तुम्हें लेडिक सेल्स की जगह इंटरस्टिशियल सेल्स ही लिखा हो, तुम्हें पता ही ना हो, फिर इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं। सो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं को ही हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स बोलते हैं। अब ये लेडिक सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं? एंड्रोजन। अब तुम्हें पता ही है एंड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई मेल्स के लिए। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, ही तो पता ही होगा सबको। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये सर्टोली सेल्स जो बनाए हुए हैं मैंने, सर्टोली सेल्स, कौन से सेल्स? सर्टोली, ओ नहीं बन रहा, छोड़ो, यहाँ से समझ लो। ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं भाई? सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं हमारे स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। अच्छा, स्पर्म तो बन रही है भाई, टेस्टोस्टेरोन तो बना देगा स्पर्मेटोजेनेसिस तो इंड्यूस कर देगा, लेकिन स्पर्म को मैच्योर कौन करेगा? उसको खिला पिला के मैच्योर भी तो बनाना उसको, तो उसको कौन बनाता है? सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। क्या रिलीज़ करते हैं सर्टोली सेल्स? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। अच्छा, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर क्या करेगा? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प, और टेस्टोस्टेरोन भी करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प। ये दोनों हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, तब जाके स्पर्म्स बनती हैं। समझ आया? दोबारा से एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ा कचरा साफ कर लें। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले क्या आता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक सेल्स के बाद यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है उसके अंदर होता है सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स। अब जो हमारे सर्टोली सेल्स हैं, ये रिलीज़ करते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है सर्टोली सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं और क्या हेल्प वो करते हैं ये, और ये भी याद कर लेना लेडिक सेल्स क्या करते हैं। अब स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर तो रिलीज़ कर दिया सर्टोली सेल्स ने। अब जो तुम्हारी ये लेडिक सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं भाई? लेडिक सेल्स का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। ये रिलीज़ करते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, और ये दोनों किस में हेल्प करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस तुम्हारी स्टार्ट होती है। चलो अब रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा जाए। अब
हमें तो पता ही है भाई, हमारे सारे काम जो है हमारा दिमाग संभालता है, दिमाग ना हो तो हम क्या करेंगे। तो दिमाग के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस, दिमाग का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबको पता होगा, सबको पता है ना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, नीट की तैयारी कर रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड तो पता ही होगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनैड्स को बनाने वाला हार्मोन रिलीज़ करता है, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको रिलीज़ करेगा। अब ये जो है ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, GnRH क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बनाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाएगा, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाएगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुम्हारा स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। क्या करेगा तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, लेडिक सेल्स पढ़ाया मैंने ऊपर क्या होते हैं, उनको लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और लेडिक सेल्स फिर तुम्हारे रिलीज़ करेंगे एंड्रोजन, और जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ है, एंड्रोजन का दूसरा नाम ही टेस्टोस्टेरोन होता है, पता ही होगा। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, अच्छा ये ABP की यहाँ पे फुल फॉर्म जो है ना वो है एंड्रोजन, आई होप तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा राइटिंग थोड़ी, एंड्रोजन, ABP का मतलब बता रही हूँ, एंड्रोजन बाइंडिंग वाटर राइटिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। पता लग गया ना, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, ये मिटा देती हूँ यहाँ से। लेडिक सेल्स क्या बनाएगा, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन तो बनाएगा ही, साथ में क्या बनाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तुम अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें भी लिख लेना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फुल फॉर्म के साथ लिख लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। ये लेडिक सेल्स दो चीज़ें बनाता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन तो बनाएगा ही, साथ में बनाएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये दोनों मिलके करेंगे तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया था ना यहाँ पे तुम्हारा ऊपर, ये स्पर्मेटोगोनिया जिससे तुम्हारी स्पर्म्स बनेंगी। अब स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2N होता है, क्या होता है, 2N होता है, 2N हो गया, 2N होता है मतलब डिप्लॉइड होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर ही हैप्लॉइड बनेगा, स्पर्म्स तो हैप्लॉइड होती हैं। अब देखो तुम्हारी ये जो है एंड्रोजन बाइंडिंग, एंड्रोजन ने स्पर्मेटोगोनिया के पास गए, भाई चल अब तेरा टाइम आ गया, अब तू N बन जाएगा 2N से। अब स्पर्मेटोगोनिया ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा साइज़ में बड़ा हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्मेटोगोनिया तुम्हारा साइज़ में बड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे उसको हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन अभी उसकी रिडक्शन नहीं हुई है, वो अभी भी 2N नहीं है, ये भी है 2N है, ये भी 2N है। स्पर्मेटोगोनिया साइज़ में बड़ा हुआ, जब ये दोनों तुम्हारे आए ना, तो ये क्या हुआ, साइज़ में बड़ा हो गया, साइज़ में बड़ा हो गया, तो उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उसके ये तो सेम ही रहा, प्लॉइडी उसकी सेम ही रही, 2N ही रही, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये प्लॉइडी सेम ही रही। लेकिन अब क्या हुआ, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने ना तुम्हारे, तो वो 2 में बट गए, ये आगे बताऊंगी मैं तुम्हें, आगे अच्छे से तुम्हें समझ जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर वो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब वो 2 में बट गए, 2N की डिवीजन होगी भाई, रिडक्शनल डिवीजन होगी, NN बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने तुम्हारे स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद तुम्हारी बनेगी स्पर्म। अब देखो मैं तुम्हें बताया था ना कि स्पर्म की भाई मैचुरेशन भी तो करानी है, वो कौन कराएगा। अब तुम्हारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन तो तुम्हारा यूटिलाइजिंग हार्मोन बनाएगा, और वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, LL से याद करना, लेडिक सेल्स को कौन स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब तुम्हारा जो ये भाई FSH है, पिट्यूटरी ग्लैंड पहले GnRH बनाएगा, और एक साइड में क्या बनाएगा, FSH भी बना देगा, साथ साथ में बनाएगा। FSH बना दिया उसने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबको पता होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, किसको, सर्टोली सेल्स। अब तुम्हें पता है मैंने ऊपर बताया, सर्टोली सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। थोड़ा क्लियर नहीं है, सुन लो पर ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, सर्टोली सेल्स रिलीज़ करेंगे स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, फिर स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। अच्छा बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें मैटोजेनेसिस आएगा ना, मैटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स बन रही हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स बन रही है, और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की मैचुरेशन हो रही है,
मियोजेनेसिस और मेटाजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है, और स्पर्म मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स बन रही हैं। स्पर्म बन रही नहीं, स्पर्म वो हो रही हैं, मैच्योर हो रही हैं। स्पर्म्स मैच्योर हो रही हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, और स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन हो रही है। सो तुम्हारे जो ये है ना सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्पर्म मियोजेनेसिस कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्म मियोजेनेसिस। स्पर्म मियोजेनेसिस में क्या होगा, तुम्हारी जो स्पर्मेटिड्स हैं ये मैच्योर हो जाएंगी, अब ये बनेगी तुम्हारी स्पर्म्स। अब हम पढ़ते हैं सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में डिटेल में। पहले तो तुम्हें मैंने डायग्राम के थ्रू ही समझाया ना, अब तुम ज़रा डिटेल में देख लो। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 200 to 500 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हर टेस्ट के अंदर, हर एक टेस्टी के अंदर 200 से 500 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट्स मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफरस ट्यूब्यूल। अच्छा ये लोब्यूल है ना तुम्हारा, टेस्टिकुलर लोब्यूल आ गया समझ, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर तुम्हारा है हाईली कॉइल्ड, ऐसे ऐसे कॉइल्ड होता है, बताया मैंने तुम्हें, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 इसके अंदर होता है ना, डायग्राम में देख लेना ऊपर क्या होता है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल। अब लेंथ ऑफ 1 सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज 70 सेंटीमीटर। हर एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल की लेंथ ये लेंथ तुम्हारी, ये जो लेंथ है 70 सेंटीमीटर होती है। ये लर्न करने वाला डेटा है, ये लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें तो क्या ही समझाना। ईच सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये तो मैंने बता दिया, स्पर्मेटोगोनिया होता है सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, बताया ना ट्रांसफर सेक्शन तुम्हें बताया सेमनिफरस ट्यूब्यूल का, कि मेल जर्म सेल्स जिनको हम, अच्छा ये याद कर लेना, स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम मेल जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, गेमीट्स। तो गेमीट्स बनता किससे है, स्पर्मेटोगोनिया से, इसको ही बोलते हैं मेल जर्म सेल। और सर्टोली सेल्स। अब फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है सर्टोली सेल्स का फंक्शन। दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। अच्छा न्यूट्रिशन तो करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स हमारे स्पर्म्स को। दीज एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर, और ब्लड और स्पर्म के बीच का बैरियर है तुम्हारे सर्टोली सेल्स। फैगोसाइट डेड एंड इमेच्योर स्पर्म, अच्छा जो अब डेड हो जाती हैं स्पर्म्स बीच में, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई ज़िंदा रहेगी, तो जो डेड हो जाती हैं, जो इमेच्योर, जो मैच्योर ही नहीं हो पाती, जो इमेच्योर होती है उनको खा जाते हैं सर्टोली सेल्स तुम्हारे। फिर दी सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बताया था ABP, यही सिक्रीट करते हैं तुम्हारे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को। इनहिबिट FSH। अच्छा ये थोड़ी है कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज ही होता रहेगा, उसको इनहिबिट भी तो करना पड़ेगा, रोकना भी तो पड़ेगा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को तुम्हारे। तो ये जो सर्टोली सेल्स है ना, यही वो रिस्पॉन्स नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, कि बस करो अब और रिलीज़ मत करो FSH को। तो ये इनहिबिन जनरेट होता है, इनहिबिन जो है वो तुम्हारा मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को कि बस अब बड़ा हो गया, अब ज़्यादा नहीं चाहिए FSH। तो इनहिबिन से फिर जो उसकी प्रोडक्शन होती है FSH की, वो रुक जाती है। अब जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है ये तो पता ही है, सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं। अच्छा अब ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, कैस्ट्रेशन या फिर तुम उसको बोलते हैं ऑर्काइडेक्टोमी, और चाइडेक्टोमी बोल दो, ऑर्काइडेक्टोमी बोलो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोलो, और चाइडेक्टोमी। क्रशिंग ऑफ टेस्टिस। अच्छा अब तुमने सांड वगैरह देखे होंगे ना, जो सांड होते हैं बड़े ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से वाले होते हैं। अब क्या करते हैं लोग, क्रशिंग करवा देते हैं टेस्टिस की, या फिर रिमूवल करा देते हैं टेस्टिस का। क्या कैस्ट्रेशन में क्या करते हैं, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस या फिर रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। अब टेस्टिस ही नहीं रहेंगी, टेस्टोस्टेरोन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो गुस्से वाला फिर बनेगा ही नहीं। सो कैस्ट्रेशन मेक्स द एनिमल लेस एग्रेसिव, डोसाइल मतलब शांत स्वभाव का बना देते हैं उसको, बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज। जैसे टेस्टिस रिमूव कर दी, टेस्टोस्टेरोन तो तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। अब बुल जो है उसकी कैस्ट्रेशन के बाद वो बन जाता है बुलॉक जिसको हम ऑक्स बोलते हैं। बुलॉक मतलब उसकी कैस्ट्रेशन करवा दिया, वो अब शांत हो गया है, गुस्सा वाला नहीं है। सो बुल की कैस्ट्रेशन के बाद वो बन जाता है बुलॉक, जिसको हम बोलते हैं ऑक्स। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तुम्हें नेगेटिव फीडबैक जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये नेगेटिव फीडबैक, ये तुम्हें थोड़ा अटपटा सा लगा होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं।
नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, अब तुम्हारा हाइपोथैलेमस था, वो क्या रिलीज़ कर रहा था? गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को बोल रहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करो और एफएसएच रिलीज़ करो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुम्हारा लेडिक सेल्स प्रोड्यूस कर, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा था। लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा था, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, अब जो सेटोली सेल्स हैं वो तुम्हें पता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और इनहिबिन भी प्रोड्यूस होगा, बताया ना ऊपर। अब इनहिबिन पहले नहीं प्रोड्यूस होगा, जब ना रोकनी होगी ना तब इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे ये। अब जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा ही बढ़ने लगेगा ना तो खुद ही नेगेटिव फीडबैक दे देगा। टेस्टोस्टेरोन खुद ही नेगेटिव फीडबैक दे देगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इनहिबिन वगैरह की। ये खुद ही क्या करेगा, यहाँ से जाएगा नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को और इसको भी, दोनों को देगा, दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा कि बस अब बंद कर दो, रुक जाओ। तो यहाँ से इनकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब सेटोली सेल्स इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे। अब इनहिबिन जाएगा पिट्यूटरी के पास। अब वो पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देखा कि एफएसएच की प्रोडक्शन को रुकवा दो। पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिन बोलेगा, नेगेटिव फीडबैक देखा पिट्यूटरी को कि एफएसएच को रुकवा दो, एफएसएच को रुकवा दो, बस करो। अब ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। फिर ये तो तुम्हें पता ही, ये तुम्हें नेगेटिव फीडबैक के बारे में बताया कि इनहिबिन जाएगा, यहाँ से नेगेटिव फीडबैक देगा, यहाँ टेस्टोस्टेरोन जाएगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। होप सो यहाँ समझ आ गया। अब हम जाते हैं एपिडिडाइमिस पे। अब एपिडिडाइमिस है, उसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर। ये जो तुम्हारा कॉइल्ड पार्ट था, यहाँ से ऐसे 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 जो गया है, ये जो ऐसे ऐसे गया है, यू कैन ऑल्सो रेफर डायग्राम अबव, बट फॉर योर कंसर्न आई एम ड्राइंग हेयर। ये जो तुम्हारा पार्ट था, ये तुम्हें बताया था मैंने, एपिडिडाइमिस होता है। ये कौन सा? कैप्यूट, कॉपस, कॉर्डल, 3 पार्ट्स होते हैं एपिडिडाइमिस के। इट इज़ हाईली कॉइल्ड डक्ट, कॉइल्ड है ना, यूनियन ऑफ 10 to 12। अच्छा, तुम्हें बताया था वाजे फ्रंटिया मिलके कॉइल हो जाता है आगे, वो बनाता है वाज एपिडिडाइमिस। तो वाजे फ्रंटिया की कॉइलिंग ही वास डिफरेंस बनाती है। और ओपन कहाँ होती है? वास डिफरेंस में, याद है ना। फंक्शन इनका स्टोरेज है, फंक्शन इनका स्टोरेज है, फंक्शनल मैचुरेशन है, एंड फैगोसाइड, ये भी फैगोसाइड कर लेते हैं भाई डेड स्पर्म्स को। स्टीरोसिलेटेड ज़्यूडोस्ट्रिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ज़्यूडोस्ट्रिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम करते हैं फैगोसाइड, खाते हैं तुम्हारी डेड स्पर्म्स को। ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये खाते हैं डेड स्पर्म्स को। किस में? एपिडिडाइमिस में। और उसमें कौन खाता था? सेमनिफरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स खाते थे। अब एपिडिडाइमिस के बाद कौन सी ऐसे ट्यूब सी निकलती है ना, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस की लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर। मैंने लेंथ यहाँ मेंशन की हुई है, ये देख सकते हो। अब ये जो तुम्हारी आवाज़ डिफरेंस है क्वाडा पार्ट से होती है ना, ऐसे करके तुम्हें बताया था मैंने, एपिडिडाइमिस के पार्ट होते हैं ऐसे करके, ये कैप्यूट, कॉर्पस, क्वाडा, क्वाडल। तो जो हमारी आवाज़ डिफरेंस है वो कहाँ से अराइज हो रही है? क्वाडल पार्ट से। मैं तुम्हें बताया था, ये सारे तुम्हें डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा। एंड ओपन इन एजैकुलेटरी डक्ट। अब ये आवाज़ डिफरेंस कहाँ पे ओपन होगी? इजैकुलेटरी डक्ट में। इसका फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, बस स्पर्म्स को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, इसका इतना सा फंक्शन है। अब आते हैं यूरेद्रा। यूरेद्रा जो मेल की लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होती है मेल की लेंथ यूरेद्रा में, और फीमेल की होती है 4। अच्छा, मेल का यूरेद्रा ज़्यादा लेंथ का होता है, सो इसकी वजह से इसको जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में वो कम होते हैं मेल्स के केस में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के केस में जो इनका ये जो होता है यूरेद्रा, इसकी जो ये लेंथ है ये कम होती है, ये इतनी सी होती है, इनमें इतनी होती है। सो इनको जो है मेल्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम देखा जाता है, जबकि फीमेल्स के केस में बहुत कॉमन होता है ये, क्योंकि शॉर्ट लेंथ होती है यूरेद्रा की, ये याद रखना पॉइंट। अब इन मेल इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन कॉल यूरोजेनाइटल डक्ट। अच्छा, मेल्स में ये कॉमन, ये जो यूरेद्रा होता है ये कॉमन पैसेज होता है, यूरिन भी यहीं से पास होता है और सीमन भी यहीं से पास होता है, ये कॉमन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। यूरेद्रा का मेल के केस में कॉमन होता है ना, स्पर्म्स के लिए भी,
स्पर्म्स के लिए भी यूरिन के लिए भी कॉमन पैसेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दोनों के लिए कॉमन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस, पिनाइल। अच्छा, ये तुम्हें डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा में प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है, ये इतना सा पार्ट, ये क्या, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, इसकी लेंथ है 2 to 3 सेंटीमीटर। अच्छा, बीच में आता है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस, 1 सेंटीमीटर का होता है। और पिनाइल, ये वैसे नीट में पूछा नहीं गया है, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद करनी होगी तो कर लेना, फर्दर इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिनाइल जो पेनिस को कवर करता है उसको बोलते हैं पिनाइल। एक्सटर्नल जेनाइटल, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, एक्सटर्नल क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल तुम्हें पता है, इंटरनल तो हमें पता है क्या क्या तुम पढ़ लिया ऊपर। एक्सटर्नल जो प्रेजेंट होते हैं क्या होता है, स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम पता है, पेनिस भी पता होगा तुम्हें। स्क्रोटम, पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। पेनिस कंपोज्ड ऑफ सिलेंड्रिकली रेक्टाइल मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। पेनिस में क्या मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है। अब ये जैसे पेनिस है ना, उसका ट्रांसफर सेक्शन है, जैसे पेनिस है उसको यहाँ से काट दिया तो उसका ट्रांसफर सेक्शन है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ही, बट अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। डोर्सल वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, नर्व होती है, सेंट्रल आर्टरी होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कॉर्पस कार्बनोसा, पोजीशन डोर्सल, ये सब लर्निंग वाला ही है, सब लर्न करना है इसमें। ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तुम्हारा, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना कि इरेक्शन के लिए कौन सा तुम्हारा नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है और इजैकुलेशन के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी, वो है रिस्पॉन्सिबल है। पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, इरेक्शन, और सिंपथेटिक करता है इजैकुलेशन। अच्छा, अब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ लोकल हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड इन इरेक्टाइल टिश्यू। पैरासिम्पथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा सिक्रीशन, करेगा लोकल हार्मोन की, नाइट्रिक ऑक्साइड की वो करेगा सिक्रीशन इरेक्टाइल टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट मतलब वो हो जाना, मतलब ऐसे रिलैक्स हो जाना, डायलेशन मतलब रिलैक्स कर देगा ब्लड वेसल्स को। ये कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम, ये नर्वस सिस्टम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। इरेक्शन कभी भी हो सकता है। इरेक्शन मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो लोकल हार्मोन है वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा और तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट मतलब रिलैक्स हो जाएंगी। और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस, मतलब फूला देगा तुम्हारा, कुछ इस हिसाब से होकर डायलेट कर देगा उनको। और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस की मसल्स को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। और इनलार्जमेंट हो जाएगा पेनिस का, जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन। इरेक्शन अलग है, इजैकुलेशन अलग चीज़ है, समझ लेना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब तुम्हारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इजैकुलेशन के लिए। याद रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल्स में, किसकी, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस की। इसमें तो स्पॉम्स है भाई, तभी तो इजैकुलेशन होगा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इजैकुलेशन हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इजैकुलेशन मतलब स्पर्म्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अब एसेसरी ग्लैंड्स, अच्छा अब सीमेन, तुम्हें जो बार बार बोल रही हूँ सीमेन, तो सीमेन किससे बना होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स जो है वो सीमेन बनाने में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है तुम्हारा सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। कौन से ग्लैंड है, 3 ही ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न हो जाएंगे इजीली। सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कूपर्स ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा, अब सीमन तुम्हारा किस किस चीज़ों से बनता है, स्पर्म से प्लस फ्लूइड ऑफ एसेसरी ग्लैंड और सेमिनल प्लाज्मा। इनका फ्लूइड जो इनसे निकलता है, फ्लूइड
प्लस स्पर्म्स, वो क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं मिलके। सेमिनल वेजिकल, ये सिर्फ 1 पेयर होता है, मतलब एक इस साइड और बीच में ऐसे, ठीक है। सेमिनल वेजिकल का सिर्फ एक पेयर होता है और ये 60-70% जो है सीमन इसका ही बना होता है, इसका ही फ्लूइड होता है ज़्यादातर, तभी तो सेमिनल है तो सीमन, तो नाम सेम लग रहा है ना। इस सबसे ज़्यादा कौन सा, सेमिनल वेजिकल का होता है फ्लूइड सीमन में। सीमिनल फ्लूइड इज़, जो इसका जो फ्लूइड होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, येलो कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है लर्न करना, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजन हेल्प सीमन कोगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। कोगुलेशन में हेल्प करता है, ऐसे नहीं कि पानी की तरह कोगुलेट करता है उसको। कौन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनल वेजिकल के फ्लूइड में। क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन हेल्प करते हैं सीमन को कोगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, सराउंड करता है यूरेथ्रा को। 20-25% इसका होता है, स्लाइटली एसिडिक, एल्कलाइन या एसिडिक होता है, स्लाइटली सा होता है। मिल्की फ्लूइड होता है, डेड कंटेंट सिट्रिक एसिड, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, फिब्रिनलाइसिन, सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मोटिलिटी ऑफ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, इसका थोड़ा छोटा सा ही काम है, इंपॉर्टेंट काम है पर। सेक्शुअल एरोजल, दीज सिक्रीट एंड एल्कलीन फ्लूइड, एल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करता है यूरेथ्रा में। डेड, अच्छा यूरेथ्रा है, यूरिन जाता होगा ना उससे, यूरोजेनाइटल डक्ट है ना, मेल के केस में तो यूरोजेनाइटल डक्ट है, उधर से यूरिन उधर से स्पर्म्स। अब स्पर्म्स को कुछ भी ना हो तो यूरिन जो होता है तुम्हें पता है एसिडिक होता है, तो जो हमारा यूरेथ्रा होगा वो भी एसिडिक ही होगा, तो उसको क्या करता है, ये न्यूट्रल करता है। कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड न्यूट्रल करता है उस एसिडिटी को, क्या करता है, एल्कलाइन के साथ क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ये एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से यूरेथ्रा जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो प्रोटेक्ट करेगा स्पर्म्स को एसिड से। दे ऑल्सो सिक्रेट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस, ये म्यूकस भी सिक्रेट करता है जिसकी वजह से पेनिस का जो एंड है वो लुब्रिकेट हो जाता है। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है सॉरी। Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, for which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% of them show vigorous motility। अब तुम्हें पता है ना, सबसे फास्ट चलती है वही जाके फर्टिलाइज करेगी, तो इसके लिए क्या है, जो ह्यूमन मेल होता है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, सोच रहे हो, मिलियन स्पर्म्स जाती हैं एक कोइटस में, फॉर विच नॉर्मल फर्टिलिटी, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या 60% जो स्पर्म्स है मस्ट हैव नॉर्मल शेप, उनकी जो 100% की है ना, 100% की है उसने मान लो, तो उसमें से क्या है 60% जो है ना उनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए और साइज़ होना चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए डिंग पटिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए अजीब सी, नॉर्मल शेप होनी चाहिए, साइज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 40% और 60% होगी, और 40% की क्या होनी चाहिए, बहुत तेज़ स्पीड होनी चाहिए नॉर्मल फर्टाइल ह्यूमन मेल के केस में। लाइफ ऑफ स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ज़रूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जो स्पर्म की जो लाइफ होती है इंसेमिनेशन के बाद, भाई इंसेमिनेशन होगी उसके बाद स्पर्म कितने दिन तक ज़िंदा रहेगी, तो वो है 3 डेज़ तक स्पर्म जो है वो ज़िंदा रह सकती है। लेकिन जो हमारा ओवा होता है फीमेल्स के केस में, वो ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 1 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। कितने दिन तक, 1 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, और स्पर्म्स जो हैं वो 3 डेज़ तक ज़िंदा रह सकती हैं आफ्टर इंसेमिनेशन। अच्छा, अब ये तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये तुम्हें अब समझ में आएगा जब क्या बोल रही थी मैं ऊपर, है ना। इट बिगन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अच्छा ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ना मेल्स के केस में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, और जब तक चलती है जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, जब तक डेथ ना हो जाए स्पर्मेटोजेनेसिस चलती ही रहेगी, रुकती नहीं है। इन ह्यूमन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस 65 to 75 डेज, 65 से 75 डेज लगते हैं स्पर्म्स को बनने में।
प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, कंटिन्यू टिल डेथ। अच्छा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो वर्ड आ गया ना, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा किसका, स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटिड्स का बनना स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर स्पर्मियोजेनेसिस मैंने तुम्हें बताया ना कि स्पर्मेटिड्स का मेच्योर होना, भाई मेच्योर होना। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों डिफरेंट है, इनको साथ में मत जोड़ना, थोड़ा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम समझ जाओगे पढ़ोगे तो। स्पर्मियोजेनेसिस ना, स्पर्मियोजेनेसिस मैच्योर हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस बन रही है। चलो, सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी गोनाडो, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा गोनाइडल तुम्हारा है ना, ये जर्म सेल, तुम्हें बताया प्राइमरी जर्म सेल क्या, स्पर्मेटोगोनिया है। तुम डायरेक्ट यहीं से लेके चलो कि जो तुम्हारी ये है ना स्पर्मेटोगोनिया, जो 2n है। अब तुम्हें मैंने जैसे बताया कि जो मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो अब स्पर्मेटोगोनिया जो है, प्राइमरी जर्म सेल कौन होता है, मेल केस में स्पर्मेटोगोनिया होता है। अब प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो हॉर्मोन्स हैं ये रिलीज़ होंगे। अब ये साथ में मिल के क्या करेंगे, स्टिमुलेशन करवाएंगे, किसकी, स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेशन करवाएंगे। क्या होगा, इनकी प्लॉइडी याद कर लेना, 2n होती है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है। फिर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया की स्टिमुलेशन करवाएंगे, साइज़ बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। जब साइज़ इंक्रीज़ हो गया ना स्पर्मेटोगोनिया का, तो हम उसको दूसरा नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं हम उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहीं पे लर्न करो मेरे साथ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं हम, जो स्पर्मेटोगोनिया बड़ा हो जाता है। अब स्पर्मेटोगोनिया की क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस वन क्या होती है, रिडक्शनल होती है, मियोसिस 1 होती है रिडक्शनल डिवीजन। अब 2n जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे nn में, 2n nn में रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगी। अब जो ये n है ये मियोसिस 2 होगी इसकी, पहले मियोसिस 1 कौन सी होती है, रिडक्शन होगी, 2n की nn बन गई। अब इक्वेशनल डिवीजन होगी, मियोसिस 2 कौन सी होती है डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 कौन सी, रिडक्शनल, मियोसिस 2 इक्वेशनल। तो इक्वेशन मतलब इक्वल ही होंगे, डिवाइड तो होंगे लेकिन प्लॉइडी इक्वल ही रहेगी, जो पहले वाली की थी, पेरेंट की थी, पहले रिडक्शनल फिर इक्वेशनल। अब जो ये जो दो बने थे ना रिडक्शनल डिवीजन से, जो रिडक्शनल डिवीजन से दो बने ना हमारे पास हैप्लॉइड, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी के बाद क्या आता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हो गया याद। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की इक्वेशनल डिवीजन होगी, जिसको हम मियोसिस 2 बोलते हैं। अब एक से क्या बन जाएंगे, 2, और एक से बन जाएंगे 2, तो कितने बन गए टोटल, 4। अब ये जो बने हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। अब सर्टोली सेल्स जो हमारे पास हैं वो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ करेंगे, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज़ करेंगे। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ये याद कर लेना, स्पर्मियोजेनेसिस होती है यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस होगी, जो कि लॉन्गेस्ट फेज़ होती है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज़ होती है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, अब स्पर्म्स बन जाएंगी। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर इन स्पर्मेटिड्स की जो है मैच्योरेशन करवाएगा और इनको स्पर्म बनाएगा। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो तुम्हारी स्पर्मेटिड है, देखो ध्यान से, ये स्पर्मेटिड है तुम्हारी, अभी एक सेल है, इसको पूरा ऐसे बनना है, ये क्या है, मैच्योरेशन है। अब जो तुम्हारा गोल्जी अपरेटस होता है ना सेल में, वो क्या बना देता है, एक्रोजोम, वो हेड पे प्रेजेंट होगा। अब नेक, ये जो तुम्हारे सेंट्रियोल्स है ना, ये नेक पे जाएगा, ये नेक बनाएगा। ये जो है ये बनाएगा तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस ही होगा, न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। अब ये जो है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आ जाएगा मिडल पीस में। तभी तो मिडल पीस को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म्स। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और ये टेल। और जो टेल होती है एक्सियल फिलामेंट, 9+2 की अरेंजमेंट होती है स्पर्म की टेल में। कौन सी अरेंजमेंट, 9+2 की अरेंजमेंट होती है, ये तुमने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में भी, अरेंजमेंट्स वगैरह ना। और जो स्पर्मेटिड होता है ना, याद रखना नॉन मोडाइल होता है, लेकिन जो स्पर्मेटिड की मैच्योरेशन जब होगी भाई, जब वो स्पर्म बन गया तो उसके पास टेल आ गई, तो वो क्या हो गया, मोटाइल हो गया। अब जो एक्रोजोम है ना, बताया तुम्हें मैंने, गोल्जी अपरेटस ने बनाया,
ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, राइटिंग देख लेना अपने हिसाब से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और स्पर्म लाइस, अच्छा एक्रोसोम के पास, तुम्हें पता है गोल्जी के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो एक्रोसोम के पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और स्पर्म लाइसिन। अब जो नेक है वो दो से बनी है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से और डिस्टल सेंट्रियोल से। डिस्टल सेंट्रियोल ने क्या किया, फॉर्मेशन किया एक्सियल फिलामेंट की, वो जो आगे तुम्हारी यहाँ पे निकली है ना ये एक्सियल फिलामेंट, ये डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाई है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन बाद के इवेंट में हेल्प करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। मैं तुम्हें आगे बताऊंगी जब हम फीमेल का पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, तब समझ आएगा। अब मिडल पीस है ना, जो हमारे पास जो मिडल पीस है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्योंकि मिडल पीस में क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वही तो पावर जनरेट करेंगे, वही तो स्पर्म को हेल्प करेंगे, पावर उसको देंगे। तो उस मिडल पीस को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सेटोली सेल्स, अच्छा स्पर्म मैचुरेट भी हो गए, मैचुरेशन भी होगी भाई स्पर्म्स की, लेकिन तब भी वो सेटोली सेल्स के अंदर क्या रहते हैं, सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स के अंदर क्या रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम भी अगर तुम देखना चाहोगे तो एनसीईआरटी में तुम्हारी ये डायग्राम भी है, दबे हुए रहते हैं ना वो स्पर्म, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ये आगे ना डायग्राम में तुम्हारा फिगर नंबर 3.5 है, फिगर नंबर 3.5 है तुम्हारी 47 पेज पे, तुम उसको देख सकते हो। एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर, कौन, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद कौन, स्पर्म्स। अब जब ये जो स्पर्म इसके अंदर एम्बेडेड है, एक सेकंड में तुम्हें समझाती हूँ ढंग से, कलर कोई और ले लेते हैं हम, रेड ले लेते हैं। ये सर्टोली सेल आ गया ना, ये तुम्हारी आ गई स्पर्म, ये स्पर्म आ गई, ये स्पर्म इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। अब ये जो हमारी स्पर्म है ये निकल जाएगी यहाँ से, जब ये निकल जाएगी और अलग हो जाएगी सेटोली सेल से, ये निकल गई यहाँ पे, ये निकल गई स्पर्म तुम्हारी, और ये रह गया तुम्हारा यहाँ पे सेटोली सेल, मतलब अलग होगी सेटोली सेल से। जब निकल गई ना तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ये भी याद करना, टर्म बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। कौन कौन सी कन्फ्यूजिंग होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस क्या, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएशन क्या, सेटोली सेल्स से स्पर्म का निकलना, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब ये बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में वैसे कम ही पूछे जाते हैं बट नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ये वाले। फॉर्मेशन ऑफ 100, अगर तुम्हें 100 स्पर्म्स बनानी है तो तुम्हें कितनी मियोटिक डिवीजन चाहिए। अब तुम्हें पता है जब मियोटिक डिवीजन होती है तो 4 बनती है ना, आगे पहले रिडक्शन होगी उससे 2 बनी, फिर आगे मियोसिस होगी फिर 4 बनेंगी, टोटल कितनी बनती है, 4 बनती है एंड में। तो 100 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आएगा तुम्हारे पास, 25 आ गया। बस इतना सा मैथ है, ईजी है। हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड, अच्छा अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारे कितने बना रहा था एंड में, तो मैं रुको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बन रही हैं स्पर्म्स, कितनी बन रही है, 1 से 4 बन रही हैं, तो कितने स्पर्मेटोसाइट चाहिए, वही 100 को डिवाइड कर दो 25। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अच्छा अब ये देखो ध्यान से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये 2 हैं, 2 से कितनी बनी है, 4, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, तो 100 को डिवाइड करो 2 से, कितनी आई 50। हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर रिक्वायर्ड, अच्छा स्पर्मेटिड्स तो अब 100 ही लगेंगे, देखो हर एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 स्पर्म्स बनाने के लिए 100 चाहिए होंगे। इतनी कॉमन सेंस तो है ही हमें, ईजी है, कर लेंगे, शाबाश। चलिए अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, है बहुत लंबा चैप्टर है, इसको मैं पार्ट्स में डालूँगी, पहले मैं पार्ट 1 डालूंगी, फिर पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम फीमेल, फिर पार्ट 3 में पढ़ेंगे पार्चुरेशन वगैरह, मैचुरेशन साइकिल वगैरह भी है, तो देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं इसके। फ़िलहाल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स ओनली, दिस इज़ सफिशेंट, बात मानो मेरी, दिस इज़ सफिशेंट। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी ये नोट्स। और ये मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ आया, कैसा लगा आपको सेशन, ताकि आप अच्छे से कमेंट करना नीचे कैसा लगा आपको सेक्शन, को इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको वीडियो में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, योर कमेंट्स मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मैं जल्दी सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।
बस।